हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसका ये वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट 2 रहने वाला है। पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग करेंगे चैप्टर का शुरुआत, यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव बात नहीं करने वाले हैं, चैप्टर को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है संसाधन है, तो संसाधन का डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं। अगर नॉर्मली हम बात करें संसाधन की, तो संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं जो इंसान यानी कि मनुष्य के कार्यों को आसान बनाए, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे संसाधन का डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे कि आप लोग संसाधन में घर से लेकर निकलते हैं साइकिल, तो साइकिल क्या है? संसाधन है। तो साइकिल काम क्या कर रहा है? आप लोग को रास्ते में आने में हेल्प कर रहा है। यानी कि जो आप लोग पैदल आइएगा तो आधा घंटा 1 घंटे में आइएगा, वो साइकिल से आसानी से आ जाइएगा। तो साइकिल क्या हुआ आप लोग के लिए? संसाधन हुआ। आगे देखिए यहाँ लिखा है कि कोई वस्तु प्राकृतिक में हो सकता है हमेशा से मौजूद रहती है। क्या लिखा है? कोई वस्तु प्राकृतिक में हो सकता है हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाता है जब तक कि मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप ना हो। यानी कि आप लोग का ये जो चैप्टर है, इसमें आप लोग पढ़े हैं कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनता है। किसने कहा था? जिम्मरमैन। इस जिम्मरमैन का जो कथन था वो क्या कहे थे कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनता है। अब देखिए आप लोग बुक निकाल लीजिएगा अपना अपना, और बुक में देखिएगा ये हम लोग का खंड क है, इकाई 1 का भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसमें यहाँ पे देखिए संसाधन के महत्व को हम लोग को जानना है। ठीक है, तो संसाधन के महत्व क्या है इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है। तो संसाधन के बहुत सारे महत्व हैं, जैसे कि साइकिल का ही बात किए तो आपको यहाँ आने में वो सुविधा प्रदान कराता है। तो शुरू में देखिए क्या है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन क्या है? भौतिक और जैविक दोनों ही होता है। तो संसाधन के 2 प्रकार, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। साइकिल कैसा संसाधन है? मानव निर्मित है। और अगर हम बोल दे कि सूर्य क्या है? प्राकृतिक है। पेड़ पौधा क्या है? ठीक है। अब हम लोग संसाधनों के वर्गीकरण की बात करें तो आगे देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसका बात कर लिए हैं। ये कथन था किसका? जिम्मरमैन का। और ये पेज नंबर 1 में है। सारा टॉपिक आप लोग को नहीं बताएंगे, कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है वो बताएंगे। अब संसाधनों का वर्गीकरण तो पहले की क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जैव और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अब देखिए इसका डिफिनेशन का बात करेंगे तो आगे आप लोग का डिफिनेशन है। और सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे में कि मनुष्य भी क्या है? सजीव है। मनुष्य खुद में एक संसाधन है। मान लो कि आपका जब साइकिल खराब होगा तो उस संसाधन को बनाने के लिए कौन किसके पास जाइएगा? भगवान के पास जाइएगा, मनुष्य के पास जाइएगा। और मनुष्य बनाएगा और मनुष्य आपके काम को आसान करेगा, तो मनुष्य भी क्या हो गया? संसाधन हो गया। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर हमारे बीमारी को ठीक करता है। डॉक्टर भी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। तो वे सारी वस्तुएं जो इंसान के काम को क्या करती है? आसान बनाता है, वो क्या कहलाएगा? संसाधन, हम लोग के लिए जो उपयोगी है। आगे देखिए जैव संसाधन, यानी कि ये क्या होता है? सजीवों से प्राप्त होता है कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या है? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिसमें क्या हो? सजीव के गुण ना हो, निर्जीव के गुण हो। जैसे में साइकिल है, बेंच हुआ, चट्टान हुआ, खनिज हुआ, वो सजीव नहीं है लेकिन उसमें क्या है? वो संसाधन है। तो सजीव वाला संसाधन जो होगा वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे में यहाँ पे मछली हो गया। मछली आप लोग क्या करते हैं?
मछली पालते हैं क्यों? खाना के लिए, भोजन के रूप में। कई पशुओं को आप लोग मांस के रूप में हम लोग खाते हैं, तो वो क्या है? हम लोग के भोजन की पूर्ति करता है, तो वो भी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं जिनका उपयोग हम लोग दूध के लिए करते हैं, तो वो भी क्या हो गया? संसाधन हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है कि मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय क्या है? जैव संसाधन है। जबकि अजैव संसाधन में चट्टानें, धातु एवं खनिज। आगे अगर बात करें तो आगे आप लोग देखिए, यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के दो वर्ग होते हैं। कौन कौन सा? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। बस इतना जान जाइए कि नवीकरणीय संसाधन जो होता है उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी नदी नाला में क्या है? पानी है। गर्मी के दिनों में वाष्पित होकर वो सूख जाता है, लेकिन फिर से बरसात होता है तो पानी फिर से प्राप्त हो जाता है। हवा का देखिए, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। सूर्य की किरण देखिए, दिन भर रहता है, रात को खत्म हो जाता है, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए खत्म होता है? नहीं, कल फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो वो सब क्या है? पुनः प्राप्त होगा। तो वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, ये सब फिर से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग के पास जो पेट्रोल डीजल है, ये सब का भंडार सीमित है, निश्चित है। वो अगर खत्म हो जाएगा तो उसे हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो आता है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। तो सिंपल सा हम डेफिनेशन बोल सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन का, कि ऐसा संसाधन जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इनका भंडारण क्या होता है? सीमित होता है। उसे क्या कहेंगे? ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व यानी कि मान लो कि ये जो पंखा है, जो साइकिल है, वो मेरा साइकिल है, स्वामित्व उस पे क्या है? मेरा है। क्या गांव भर के लोग उसको यूज करते हैं? नहीं। लेकिन मंदिर क्या हो जाएगा? मंदिर तुम्हारा अपना है? नहीं। तो वैसे ही होता है व्यक्तिगत संसाधन। देहाती भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे बाप दादा का संपत्ति है वो मेरा है, अपना है, वो गांव भर के लोग में नहीं बांटना है। तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि खास मेरा है। जमीन जैसे कि आपका खेत वगैरह होगा, तो क्या उस पर सब लोग का हिस्सा है, गांव भर का हिस्सा है? नहीं, वो खुद का है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी जमीन होगा जिसको देहाती भाषा में आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, वो जमीन पे क्या होता है? आसपास गांव के सभी लोगों का अधिकार होता है ना। तो आप लोग जैसे कि वहां पे फील्ड ही हो गया, फील्ड जहाँ पे क्रिकेट खेलते हो सब, तो फील्ड में क्या हुआ? वहां पे अगर जाओगे तो क्या तुम भी खेल रहे हो, गांव के अन्य बच्चे भी खेलते हैं। हम लोग अक्सर करते हैं, जब झगड़ा होता है तो और कुछ नहीं करेंगे, दूसरे को मारेंगे नहीं, लेकिन फील्ड को क्या कर देंगे? कोड़ देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो मेरा खास नहीं है और उसका भी खास नहीं है, सार्वजनिक है, तो उस पर हम अधिकार दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? सामुदायिक हो जाता है। तो व्यक्तिगत, ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे में भूखंड, घर व अन्य जायदाद। ये क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। इसके बाद सामुदायिक संसाधन की बात करें तो ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समुदाय के सभी सुलभ होता है। ठीक है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी कि गांव भर का लोग करेगा। मंदिर ही है तो देश भर का लोग तो नहीं आता है, उसमें गांव भर का लोग आता है। गांव में तुम्हारा जो फील्ड है उसमें क्या है? आसपास के जो जितने भी लोग होते हैं वो आते हैं, तो समुदाय के लिए होता है। लेकिन अब जो पूरे देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन। तो कानूनी तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या है? तो राष्ट्रीय हैं, और देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। यानी कि ये क्या होता है? राष्ट्र का होता है। जैसे हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो भारत के अंतर्गत जो भी संसाधन आएगा जो सरकार का है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। इसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, और इस पे केवल एक देश का अधिकार नहीं होता है। तो यह लिखा है कि ऐसा संसाधन, ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय
क्या करती है? संस्था करती है। और तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। कितना? ये याद रखिएगा, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, यानी कि कोई भी देश है उसका जो तट रेखा है, जैसे भारत का जहां पे तट रेखा खत्म हो रहा है, वहां से उसका कितना संसाधन, उसका कितना है? 200 किलोमीटर। उसके बाद वाला जो महासागर है उस पर केवल भारत का अधिकार नहीं होगा, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ जाएगा। भारत कोई भी चीज करेगा अगर मान लो, तो वो उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से परमिशन लेके ही कर सकता है। अब मान लो कि तुम्हारे घर जमीन है गंगा जी के किनारे, और जमीन से कुछ दूरी तक तुम अपना अधिकार दिखा रहे हो, खनन कर सकते हो, चाहे जो भी चीज कर सकते हो, लेकिन पूरा गंगा जी तो तुम्हारी नहीं ना है, पूरा नदी तो तुम्हारा नहीं ना है। वैसे ही ये क्या होता है, समुद्र जो है बहुत विशाल है, ठीक है, और समुद्र में कोई भी भारत, जैसे भारत का देश सीमा खत्म होता है, तो यहाँ आप लोग को दिखाते हैं तट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखे हैं कि भारत का कुछ नक्शा इस तरीके से है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, और इधर भी समुद्र है, ठीक है। तो इधर जो समुद्र है, तो भारत का जो तट रेखा है यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद जो 200 किलोमीटर की दूरी है वहां तक इसका अधिकार है भारत का, वहां तक राष्ट्रीय संसाधन आएगा। लेकिन उसके बाद का जो समुद्र है उसमें केवल भारत का अधिकार नहीं है, विश्व के अलग अलग देशों का अधिकार है। और उसमें अगर कोई भी चीज का खनन करना है, चाहे मत्स्य मछली को पकड़ना है, चाहे जो भी संसाधन वहां से यूज करना है, वो बिना अंतरराष्ट्रीय संस्था से परमिशन लिए अकेले कोई देश नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे